हेलो दोस्तों। देखिए एग्ज़ाम आने वाले हैं। बिहार एसएससी 10+2 और रेलवे रिगार्डिंग एएलपी और टेक्नीशियन, उसके बाद आरपीएफ कांस्टेबल और एसआई दोनों आने वाले हैं। तो चलिए यहाँ से आज का आपका क्लास स्टार्ट करते हैं। और ये बायोलॉजी का पहला क्लास है। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है परिचय, यानी कि इंट्रोडक्शन क्लास है। बायोलॉजी से ये क्लास स्टार्ट करते हैं और साथ में मिल के पढ़ेंगे। और जब तक एग्ज़ाम ना हो जाए, जब तक सिलेक्शन ना हो जाए, तब तक इसकी तैयारी चलते रहेगी। और आपको लाइन बाय लाइन पढ़ाएंगे और आपको वो पहलू समझाएंगे जहाँ पर आप फंसते हैं और जहाँ पे आपको दिक्कत होती है। ठीक है। और साथ में मिल के पढ़ेंगे और रिजल्ट लाएंगे। देखिए, जीव विज्ञान, जीव विज्ञान है किसे कहते हैं समझिए। लिखा है कि विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत समस्त सजीवों अर्थात जीवधारियों का विस्तृत अध्ययन किया जाता है। ठीक है, बोल रहा है कि विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत समस्त सजीव जिसमें जान हो अर्थात जीवधारियों का विस्तृत अध्ययन किया जाता है। बायोलॉजी किया जाता है, उसे जीव विज्ञान कहते हैं। ठीक है। बायोलॉजी शब्द का उपयोग सर्वप्रथम 1801 ईस्वी में लैमार्क ने किया था और ट्रेविनेस ने किया था। लैमार्क जो था फ्रांस का था और ट्रेविनेरस जो था वो कहाँ का था, जर्मनी का। देखिए, बोल रहा है कि जीव विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत समस्त सजीवों अर्थात जीवधारियों का विस्तृत अध्ययन किया जाता है। ठीक है, विस्तृत अध्ययन किया जाता है। बायोलॉजी उसे क्या कहते हैं, जीव विज्ञान कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे लिखा है जीव विज्ञान। बायोलॉजी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम 1801 ईस्वी में, ठीक है, 1801 ईस्वी में लैमार्क और ट्रेविरेनस ने किया था। लैमार्क कहाँ का था, फ्रांस का, और ट्रेविरेनस का था जर्मनी का। जीव विज्ञान को विज्ञान की एक शाखा के रूप में स्थापित करने के कारण अरस्तु को जीव विज्ञान का जनक कहा जाता है, यानी कि फादर ऑफ बायोलॉजी कहा जाता है। जीव विज्ञान को विज्ञान की एक शाखा के रूप में, जैसे विज्ञान का ये भी एक शाखा है यानी ब्रांच है। जैसे 3 विज्ञान की शाखाएं हैं, भौतिक, रसायन और जीव विज्ञान। तो जीव विज्ञान भी विज्ञान की ही एक शाखा है। इसी को स्थापित करने के लिए अरस्तु को जीव विज्ञान का जनक कहा जाता है। ठीक है। अरस्तु को जंतु विज्ञान का जनक भी कहा जाता है। ठीक है। उन्होंने अपनी पुस्तक हिस्टोरिया एनिमेलिया में, देखिए, जंतु विज्ञान का भी जनक किसे कहा जाता है, अरस्तु को ही कहा जाता है, क्योंकि उसका एक पुस्तक था हिस्टोरिया एनिमेलियम। ठीक है, एनिमेलियम लगभग 500 जंतुओं का वर्णन किया था। और मैं कितना, 500 वस्तुओं का वर्णन किया था। ठीक है। थियोफ्रेस्टस को वनस्पति विज्ञान का जनक कहा जाता है। किसको, थियोफ्रेस्टस को वनस्पति विज्ञान का जनक कहा जाता है, जिन्होंने हिस्टोरिया प्लांटिरेनम नामक पुस्तक लिखा था। ठीक है, प्लांटेरम हिस्टोरिया प्लांटेरम नामक पुस्तक के लिखले रहे तो थियोफ्रेस्टस। देखिए, थियोफ्रेस्टस जो था वनस्पति विज्ञान का जनक माना था, क्योंकि उसने क्या लिखा था, हिस्टोरिया प्लांटेरम, वनस्पति, वनस्पति यानी कि प्लांट। तो याद करना इतना आसान है इन किताबों को कि आप सोच नहीं पाएंगे। देखिए, जो अरस्तु को जंतु विज्ञान का जनक कहा जाता है, तो जंतु जूलॉजी, जूलॉजी यानी कि जंतु विज्ञान। तो जूलॉजी से तो समझ गए कि उसका किताब पूछेगा तो लिखिएगा कि हिस्टेरिया इनेमेलिया। ठीक है, क्योंकि जंतु से संबंधित है, एनिमेलिया एनिमल। ठीक है, एनिमल जंतु से, तो हिस्टोरिया एनिमेलिया कहेगा तो अरस्तु। ठीक है। और अगर बॉटनी कह देगा, वनस्पति विज्ञान का जनक कह देगा, तो उसके लिए थियोफ्रेस्टस। तो बॉटनी यानी कि प्लांट, वनस्पति विज्ञान यानी कि प्लांट। ठीक है, प्लांट। अब देखिए, जीवों के नामकरण को द्विनाम पद्धति, जीवों के नामकरण को द्विनाम पद्धति, जीवों जीवों के नामकरण को द्विनाम पद्धति। जीवों के आधुनिक वर्गीकरण की शुरुआत, जीवों के आधुनिक वर्गीकरण की शुरुआत जो है, पहले इसको मिटा देते हैं, ये सब कचरा को मिटा देते हैं। रुकिए, थोड़ा सा ये मिटा देते हैं।
नहीं हो रहा है दोस्तों, कोई बात नहीं। ये बैक हो गया। आइए छोड़ते हैं इसको, इसको छोड़ दीजिए। देखिए, जीवों के आधुनिक वर्गीकरण की शुरुआत कैरोलस लिनियस के द्विगत सिद्धांत द्विजगत सिद्धांत से होती है, ठीक है ना। जीवों के आधुनिक वर्गीकरण का यानी कि जीव क्या है, कौन सा जीव है, कौन प्लांट है, कौन जंतु है, ठीक है, कौन इंसेक्ट है, ये सबका वर्गीकरण जो है कार्लस लिनियस, आधुनिक वर्गीकरण कार्लस लिनियस के द्विजगत सिद्धांत से होता है, ठीक है, यानी कि टू किंगडम क्लासिफिकेशन। तो क्वेश्चन पूछता है कि द्विजगत सिद्धांत किसने दिया था, तो किसने दिया था, तो कार्लस लिनियस ने दिया था, ठीक है। उन्होंने जीवों को जंतु जगत और पादप जगत दो को वर्ग में बांटा था। लिनियस जो है कितने कितने ग्रुप में बांटा था, तो दो को ग्रुप में बांटा था। कौन कौन, तो जंतु और पादप, ठीक है, जंतु और पादप। देखिए कह रहा है कि लिनियस को वर्गीकरण का पिता कहा जाता है, तो जाहिर सी बात है, मान लीजिए कि कोई भी अगर किसी चीज का खोज करता है पहली बार, तो बोलता है कि भाई वही उसका प्रधान है, वही किया है, सब किया है, वही उसका बाप है, ठीक है। तो उसी तरह बोल दिया गया है कि लिनियस को वर्गीकरण का पिता कहा जाता है, ठीक है। 1753 ईस्वी में, कब, 1753 ईस्वी में कार्लस लिनियस ने जीवों के नामकरण की द्विनाम पद्धति को प्रचलित किया। तो पूछेगा क्वेश्चन कि कार्लस लिनियस ने जीवों के नामकरण का द्विनाम पद्धति कब दिया, तो 1753 में, ठीक है। तो याद करना थोड़ा सा कठिन है, लेकिन सोचिएगा, सिर्फ पहला वाला याद कीजिए कि 1753, यानी कि 17 है ना यहाँ पे। तो एक देखिएगा कि 17 × 51 होता है, ठीक है, 17 × 3 = 51 होता है। तो 17 × 51, तो 1753, ऐसे थोड़ा सा याद करने के लिए आसान होगा, इसको कोऑर्डिनेट करके पढ़िएगा तो, ठीक है। बोल रहा है कि इसके अनुसार प्रत्येक जीवधारी का नाम लैटिन भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है। प्रत्येक जीवधारी का नाम लैटिन भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला शब्द वंश तथा दूसरा शब्द जाति। ये क्वेश्चन पूछता है दोस्त, पूछता है कि जो द्विनाम पद्धति है उसमें पहला शब्द किसको इंगित करता है और दूसरा शब्द किसको इंगित करता है। तो पहला शब्द वंश को और दूसरा शब्द जाति को। तो देखिएगा, याद करने के लिए द्विनाम पद्धति का ये जो है बहुत आसान है। सबसे पहले आप अगर किसी को मिलते हैं या देखते हैं, तो पहले आपके दिमाग में क्या होता है, या शादी की बात चलती है तो दिमाग में क्या आता है कि भाई इसका वंश क्या है, वंश क्या है, और दूसरा कि कौन सी जाति से है। आजकल क्या है कि मान लीजिए कि लड़का लड़की मिल रही है, तो ये नहीं पूछ रहा है कौन सा वंश का है, कौन सा जाति का है, ठीक है। तो पहले क्या, पहले वंश का बारे में जानिए और उसके बाद जाति का। तो दो ही होता है, बड़का वंश तो पहले वंश आएगा, उसके बाद जाति आएगा, नाम कहलाता है, ठीक है, स्पीसीज कहलाता है। अब देखिए उदाहरण के लिए मानव का वैज्ञानिक नाम होमोसेपियंस है, ठीक है। तो सिंपली हम क्या बताएं कि पहले वंश बड़का जानिए, उसके बाद जाति। तो वंश में जाइएगा तो होमो उस वंश का नाम है, ठीक है। तो होमो क्या है, वंश है, और स्पीसीज क्या है, एक जाति है, ठीक है। स्पीसीज क्या है, जाति है। अब देखिए कह रहा है स्पीसीज क्या है, जाति है। देखिए जय समुदाय के अध्ययन के लिए जय समुदाय के अध्ययन के लिए हमें जीवधारियों को कुछ समूहों में वर्गीकृत करना पड़ता है, ठीक है ना। जीवधारियों को हमें कुछ समूहों में वर्गीकृत करना पड़ता है। करेक्ट, जय समुदाय के अध्ययन के लिए हमें जीवधारियों कुछ समूहों में वर्गीकृत करना पड़ता है, ताकि समान गुणों एवं संरचना वाले जीवों का अध्ययन एक साथ किया जा सके। जाहिर सी बात है, अगर मान लीजिए कि लड़का लड़का को एक साथ रख दीजिए और लड़की लड़की को एक साथ रख दीजिए, तो उनका गिनती करने में और उनको जानने में आसानी होगी, ठीक है। इसीलिए बोल रहा है कि जय समुदाय के अध्ययन के लिए
हमें जीवधारियों को कुछ समूहों में वर्गीकृत करना पड़ता है ताकि समान गुण एवं संरचना वाले जीवों का अध्ययन एक साथ किया जा सके। आधुनिक जीव विज्ञान में सर्वाधिक मान्यता जो है विटेकर, आर.एच. विटेकर के 5 जगत वर्गीकरण को दी जाती है। उन्होंने जीवों की जगत नामक 5 बड़े वर्गों में बांटा। ठीक है, देखिए पहले तो कार्लस लिनियस द्विनाम जगत के दिया। ठीक है, द्विनाम मतलब पहले पहले आया द्विनाम दे दिया कि एगो द्विनाम दिया। ठीक है, किस जाति से है, किस वंश से और किस जाति से है। अब जो आया वो आया आर.एच. विटेकर। ठीक है, कौन? आर.एच. विटेकर। ठीक है, आर.एच. विटेकर। आर.एच. विटेकर ने क्या किया कि 5 जगत प्रणाली दे दिया। ठीक है, आर.एच. विटेकर ने क्या दिया? 5 जगत प्रणाली दे दिया। 5 जगत प्रणाली दे दिया। उसके अनुसार आर.एच. विटेकर के अनुसार पांचों में मोनेरा। ठीक है, पांचों में कौन? मोनेरा। मोनेरा, रुक जाइए, मोनेरा। ठीक है, उसके बाद प्रोटिस्टा। ठीक, फंजाई, प्लांट और एनिमेलिया। ठीक है, कोशिश कीजिए मोनेरा, प्रोटिस्टा, कवक, पादप और जंतु, इसको याद करने का कोई उपाय बता रहे हैं आपको। जैसे मान लीजिए मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, कवक यानी कि फंजाई। ठीक है, उसके बाद पादप, पादप का क्या होता है? प्लांट और एनिमल यानी एनिमेलिया। ठीक है, और कार्लस लिनियस में क्या था? तो प्लांट और एनिमल था, ये दो था। ठीक है, अब देखो बोल रहा है कि मोनेरा प्रोटिस्टा प्लांट, मोनेरा प्रोटिस्टा प्लांट, फंजाई और एनिमेलिया। इसको याद करने का सिंपल सा उपाय है कि 4 बार 5 बार इसको पढ़िए। मोनेरा प्रोटिस्टा प्लांट, फंजाई और एनिमेलिया। ठीक है, चाहे मोनेरा प्रोटिस्टा प्लांट, फंजाई और एनिमेलिया। मोनेरा, देखिए मोनेरा प्रोटिस्टा प्लांट। ठीक है, उसके बाद फंजाई और एनिमेलिया। ठीक है, एनिमेलिया। ठीक है, तो एमपी याद कीजिए, एमपी तो मोनेरा प्रोटिस्टा हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद एमपी तो पी और एक याद कीजिए तो प्लांट। प्लांट, प्लांट समझ रहे हैं आपके साथ? देखिए प्लांट और एनिमल हम लोग जानते हैं, याद क्या करना है? तो मोनेरा प्रोटिस्टा और फंजाई। ठीक है, तो अपने आसपास हमने देखा है कि एमपी याद हो जाएगा। एमपी इलेक्शन आने वाला है तो एमपी, तो एमपी, एम से मोनेरा, पी से प्रोटिस्टा और पी से प्लांट और एफ से फंजाई। फंजाई यानी कवक। कवक, उम्मीद है कि 4-5 बार पढ़िएगा तो ये याद हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसको डिलीट करते हैं पहले। अब चलते हैं ऊपर, क्या लिखा है? बोल रहा है कि मोनेरा किसे कहते हैं। अब इसको हम लोग विस्तार से पढ़े। मोनेरा किसे कहते हैं? तो यह जो है एक कोशिकीय प्रोकैरियोटिक जीवों का समूह है। एक कोशिकीय यानी कि सिंगल सेल से बना हुआ है। किससे? सिंगल सेल से बना हुआ है। ठीक है, सिंगल सेल। तो बोल रहा है कि एक कोशिकीय प्रोकैरियोटिक। और एक बात यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, प्रोकैरियोटिक होता है जो सिंगल सेल से बना होता है, उसको प्रोकैरियोटिक कहते हैं। ठीक है, जीवों का समूह है, अर्थात इनमें न तो संगठित केंद्र होते हैं, संगठित केंद्र होते हैं। जाहिर सी बात है, अगर छोटा होगा, एक कोशिका होगा, तो एक कोशिका के अंदर केंद्र कहाँ से होगा? नहीं होगा। और न ही विकसित कोशिकांग होते हैं। कोशिकांग, कोशिका के अंगों को मिलाकर कोशिकांग कहते हैं। तो एक कोशिका है तो कोशिकांग कहाँ से होगा? ठीक है, इनमें केंद्रिका झिल्ली का अभाव होता है। केंद्रिका झिल्ली भी नहीं रहता है भाई। जब एक चीज है जिसमें केंद्रक है ही नहीं है तो उसमें केंद्रिका झिल्ली कहाँ से होगा? ठीक बा। इनमें से कुछ में कोशिका भित्ति पाई जाती है। मुनेरा में कुछ में कोशिका भित्ति पाई जाती है तथा कुछ में नहीं पाई जाती है। ठीक है, अब चलिए आगे देखते हैं। अब बोल रहा है, आप लोगों को थोड़ा सा दिक्कत हो रहा होगा, रुकिए हम इसको ठीक कर रहे हैं। दिखने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा होगा, ये खुद से करना पड़ रहा है, पहला क्लास है, थोड़ा सा सेटअप में दिक्कत हो रहा है। बाद में हम इसको बहुत अच्छे से कर देंगे। देखिए अब यहाँ पे लिखा है कि पोषण के आधार पे, क्या लिखा है? पोषण के स्तर पर ये स्वपोषी, रसायन संश्लेषी, प्रकाश संश्लेषी अथवा विषम पोषी, मृतजीवी, परजीवी, दोनों बैक्टीरिया, बैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा आदि। ठीक है,
बोल रहा है कि पोषण के स्तर पर ये स्वपोषी होते हैं, रसायन संश्लेषी, प्रकाश संश्लेषी अथवा विषमपोषी, मृतजीवी या परजीवी दोनों, बैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा आदि होते हैं। अब देखिए बोल रहा है कि प्रोटिस्टा किसे कहते हैं, क्या प्रोटिस्टा किसे कहते हैं, ठीक है। आइए रुकिए, थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है, इसको डिलीट करने दीजिए। अब आ जाइए। देखिए प्रोटिस्टा किसे कहते हैं, तो इसमें एक कोशिकीय यूकैरियोटिक जीव आते हैं। यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक आगे पढ़ने का मिलेगा, एक अलग सा क्लास है। ये अभी इंट्रोडक्शन है, तो इंट्रोडक्शन सिर्फ मतलब ऊपर से छाली है, इसको सिर्फ पढ़िए, थोड़ा सा जानिए, उसके बाद डीप में अंदर चलेंगे। ये किताब में दिया हुआ है, ये एस के झा सर का किताब है, ठीक है। प्रोटिस्टा, इसमें एक कोशिकीय यूकैरियोटिक जीव आते हैं, हालांकि कभी कभी ये बहुकोशिकीय भी होते हैं। रुक जाइए, थोड़ा सा इसको हम छोटा करते हैं ताकि ये दिखे, दिख नहीं रहा है। उम्मीद है थोड़ा सा आप लोग कोऑपरेट करेंगे, बड़ा करने से। यथाकल्प यह समुद्री घास, ठीक है, यथाकल्प यह समुद्री घास प्रोटिस्टा पादप जंतु एवं कवक जगत के बीच कड़ी का कार्य करता है। देखिए बोल रहा है ना कि प्रोटिस्टा, बोल रहा है कि प्रोटिस्टा जो है एक कोशिकीय यूकैरियोटिक जीव आते हैं इसमें, ठीक है। हालांकि कभी कभी ये बहुकोशिकीय भी होते हैं, यथा केल्प या समुद्री घास। यथा यानी जैसे केल्प हो गया और समुद्री घास हो गया। प्रोटिस्टा पादप, प्रोटिस्टा जो है पादप जंतु एवं कवक जगत के बीच की कड़ी का कार्य करता है। प्रोटिस्टा जो है पादप भी है, क्योंकि एक कोशिकीय भी है और कभी कभी बहुकोशिकीय भी हो जाता है। जंतु का भी एवं कवक, ये जंतु एवं कवक जगत का बीच का कड़ी का कार्य करता है, ठीक है। अब देखिए इस वर्ग के कुछ जीवों में गमन के लिए सीलिया, फ्लैजिला नामक संरचनाएं भी पाई जाती है। अब ये चलेगा कैसे, तो ये क्वेश्चन पूछता है कि प्रोटिस्टा के गमन के लिए, प्रोटिस्टा के गमन के लिए, प्रोटिस्टा जगत के जीवों को चलने के लिए क्या सहायक होता है, तो सीलिया और फ्लैजिला नामक संरचनाएं पाई जाती है। सीलिया और फ्लैजिला, कुछ में कोशिका भित्ति फ्लैजिला नामक संरचनाएं भी पाई जाती हैं। देखिए कुछ में कोशिका भित्ति पाई जाती हैं, इनमें केंद्रिका झिल्ली पाई जाती है। देखिए मोनेरा एक कोशिकीय था, उसमें केंद्रिका झिल्ली नहीं था, ठीक है, कोशिका भित्ति कुछ कुछ में था। प्रोटिस्टा में क्या है, कोशिका भित्ति और केंद्रिका झिल्ली दोनों पाई जाती है, तथा ये स्वपोषी और विषमपोषी दोनों तरह के होते हैं। स्वपोषी यानी कि खुद से खाना बनाने, और विषमपोषी यानी कि दूसरे पर निर्भर होने वाला। उदाहरण के लिए एक कोशिकीय शैवाल, ठीक है, प्रोटिस्टा का पूछता है, पूछेगा आपसे प्रोटिस्टा का जो है उदाहरण के क्या क्या है, तो लिखिएगा एक कोशिकीय शैवाल, यानी कि एक कोशिकीय शैवाल, ठीक है, एक कोशिकीय शैवाल। शैवाल, थोड़ा सा पेन चलने में भी दिक्कत है, थोड़ा सा समय दीजिए, धीरे धीरे हम सब ठीक कर देंगे, ठीक है। और उम्मीद है बस अगर कमी है तो आप लोग हमको बताएं ज़रूर कि ये कमी है और ये सुधार कीजिए, ठीक है। और बताएंगे, पहला क्लास है, पढ़ने में थोड़ा सा हमको भी हेजिटेट हो रहा है, आप लोग थोड़ा सपोर्ट कीजिएगा, और उम्मीद है कि इससे बेहतर करके दिखाएंगे, ठीक है, और आप लोगों को समझा देंगे, एकदम गारंटी है इसका। चलिए, तो हम लोग पढ़ रहे थे कि उदाहरण प्रोटिस्टा का, तो प्रोटिस्टा का एक कोशिकीय शैवाल, ठीक है। उसके बाद डाई एटम प्रोटिस्टा, इसमें क्या है, मोनेरा से अलग है। मोनेरा में कोशिका झिल्ली नहीं होता है और इसमें कोशिका झिल्ली होते हैं। उसमें किसी किसी में कोशिका भित्ति होता है और इसमें कोशिका भित्ति होती है प्रोटिस्टा में, ठीक है। और तो इसी से करना है अंतर कि एक कोशिकीय शैवाल आ जाएगा और डाई एटम आ जाएगा, डाई एटम, ठीक है। प्रोटोजोआ, प्रोटोजोआ, ठीक है। युगलीना, युगलीना, पैरामीशियम, पैरामीशियम, प्रोटिस्टा में पैरामीशियम, ठीक है। क्लोरेला, क्लोरेला
अमीबा आदि इसी जगत के सदस्य हैं। ठीक है, तो सिंपली प्रोटिस्टा का याद करने का यही एक फॉर्मूला है, उदाहरण कि पढ़िए आप, क्या पढ़िए 2-3 बार, 4-5, 10 बार कम से कम इसका उदाहरण पढ़िए। जैसे एक कोशिकीय शैवाल, शैवाल प्रोटिस्टा में आ गया, डाइएटम आ गया, मतलब थोड़ा सा प्रोटिस्टा को 2 भागों में तोड़िए कि 2 मिलकर प्रोटिस्टा बना रहा है, प्रोटिस्टा। तो उसी तरह डाइएटम, प्रोटोजोआ, युगलीना, युगलीना में खुद है युगलीना यानी कि 2 जन मिलकर युगलीना, पैरामीशियम, पैरामीशियम, क्लोरेला, क्लोरेला, ठीक है, और अमीबा। इस तरीके से पढ़िएगा तो 10-12 बार पढ़िएगा तो ये अपने आप याद हो जाएगा, कोई बड़ा चीज़ नहीं है। अब देखिए कवक किसे कहते हैं। कवक जो है, कह रहा है कि कवक जो है बहुकोशिकीय यूकैरियोटिक जीव है। ठीक है, कवक क्या है, बहुकोशिकीय यूकैरियोटिक। तो ये चीज़ आप ध्यान दिए होंगे कि जिसमें बहुकोशिकीय कह रहा है उसमें यूकैरियोटिक आ जा रहा है। ठीक है, जिसमें बहुकोशिकीय कह रहा है उसमें यूकैरियोटिक आ जा रहा है। तो समझने वाली बात यहाँ पे भी है कि जहाँ बहुकोशिकीय होगा वो यूकैरियोटिक जीव होगा। अर्थात बोलने का मतलब है कि हम लोग भी तो बहुकोशिकीय हैं, हमारे में एक सेल थोड़ी है, हम लोग भी बहुकोशिकीय हैं। तो बहुकोशिकीय हैं तो हम लोग भी यूकैरियोटिक में आ जाते हैं। तो क्वेश्चन पूछता है कि मानो एक कोशिकीय है यानी यूकैरियोटिक है या प्रोकैरियोटिक है, तो आप क्या कहिएगा, यूकैरियोटिक, क्योंकि हम लोग आपस में बात करते हैं, हे यू, हे यू। तो याद कीजिएगा, हे यू, तो यू यानी कि यूकैरियोटिक, यूकैरियोटिक यानी आप किसको बोल रहे हैं, एक मानव को बोल रहे हैं। ठीक है, तो मानव क्या हो जाएगा, एक यूकैरियोटिक हो जाएगा। चलिए कवक पे आते हैं, अपने टॉपिक पे। कवक क्या है, तो ये बहुकोशिकीय यानी कि बहुत सारी कोशिकाओं से बना हुआ समूह है और इसे यूकैरियोटिक भी कहते हैं। ये जो है विषमपोषी होते हैं। विषमपोषी मतलब आपको पता ही होगा कि दूसरे पर निर्भर रहने वाला, खाना के लिए। ठीक है, विषमपोषी होते हैं जो पोषण के लिए सड़े गले कार्बनिक पदार्थों पर निर्भर करते हैं। कार्बनिक पदार्थ क्या होता है ये भी हम आपको बताएंगे कि कार्बनिक पदार्थ किसे कहते हैं। ठीक है, अतः अरे कार्बनिक पदार्थ मतलब होता है जो जिसमें कार्बन की मात्रा उपस्थित हो उसे कार्बनिक पदार्थ कहते हैं। ठीक है, विषमपोषी होते हैं। अब देखिए बोल रहा है निर्भर करते, अतः इनमें मृत जीवी भी कहा, इन्हें मृत जीवी भी कह दिया जाता है। क्या, मृत जीवी भी, जाहिर सी बात है जो दूसरे पर निर्भर करते हैं, सड़े गले। अब सड़ा गला खाइएगा तो मरा हुआ चीज़ खाइएगा तो उसे मृत जीवी भी, तो कवक क्या है, एक मृत जीवी भी कहा जा सकता है। इनमें से कई अपने जीवन की एक विशेष अवस्था में बहुकोशिकीय क्षमता प्राप्त कर लेते हैं, यानी बहुत दिन बाद शैवाल, कवक, कवक जो है बहुत दिन बाद बहुकोशिकीय जीव क्षमता प्राप्त कर लेता है। इन कवकों में काइटिन नामक जटिल शर्करा की बनी हुई कोशिका भित्ति पाई जाती है। पूछता है कि कवक की कोशिका भित्ति क्या चीज की बनी होती है, तो काइटिन की। कवक काइटिन, रिलेट कीजिए, कवक काइटिन। ठीक है, कवक काइटिन। अब बोल रहा है कि कोशिका भित्ति यानी कि सेलुलोज अनुपस्थित होता है। सेलुलोज जो होता है वो अनुपस्थित होता है। सेलुलोज का भी उपयोग हम बताएंगे आपको, ये एक प्रोटीन पाचन में काम करता है सेलुलोज। ठीक है, तो जटिल बोलेगा कि कोशिका की कवक, कवक, कवक जो है जटिल किसके कारण होता है, तो काइटिन के कारण। किसके कारण, काइटिन। तो बोलेगा, क्वेश्चन पूछेगा कि कवक में कौन सी जटिल शर्करा पाई जाती है जिससे कोशिका भित्ति पाई जाती है, किस चीज की, तो काइटिन की। ठीक है, अब देखिए ईस्ट, पेनिसिलियम, मशरूम आदि इसी जगत के सदस्य हैं। ईस्ट, पेनिसिलियम और मशरूम क्या क्या, तो कवक में हम लोग जो कवक मशरूम खाते हैं वो भी क्या है, कवक का उदाहरण है। ठीक बा, उसके बाद पेनिसिलियम और ईस्ट ये कवक के उदाहरण है। ठीक है, अब आइए अब बात करते हैं पादप की, प्लांटी, प्लांटी की बात करते हैं। तो यह जो है सेल्यूलोज से बने कोशिका भित्ति वाले बहुकोशिकीय यूकैरियोटिक जीवों का समूह है। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान दीजिएगा कि जहाँ बहुकोशिकीय आया वहाँ यूकैरियोटिक आ जाएगा।
ठीक है ना। जहाँ आया वहाँ यूकैरियोटिक बहुकोशिकीय, यहाँ यूकैरियोटिक आ जाएगा। अब देखिए, तो बोल रहा है यह सेल्यूलोज से बने कोशिका भित्ति वाले बहुकोशिकीय यूकैरियोटिक जीवों का समूह होता है। ये स्वपोषी होते हैं, यानी कि खाना भाई ये प्लांट खुद से बनाते हैं, प्रकाश संश्लेषण खुद से करते हैं, इनको किसी दूसरे का जरूरत नहीं होता है। ठीक है, किसी दूसरे का जरूरत नहीं होता है। तो वही बोल रहा है कोशिका भित्ति और प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया द्वारा स्वयं का भोजन बनाता है। देखिए ये लिखा भी है, यूकैरियोटिक ये स्वपोषी होते हैं और प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया द्वारा स्वयं का भोजन बनाते हैं। अतः क्लोरोफिल धारक सभी पौधे इस वर्ग के सदस्य हैं। इनका शरीर ऊतकों एवं अंगों से निर्मित होता है। ठीक है ना। क्लोरोफिल पत्तियां जो हरा होता है क्लोरोफिल के कारण ही होता है। तो क्लोरोफिल धारक सभी पौधे इस वर्ग के साथ जिसमें क्लोरोफिल होगा वह जो है प्लांट के अंदर पादप जगत के अंदर आ जाएंगे। अब देखिए जंतु किसे कहते हैं, एनिमेलिया। तो इस जगत में सभी बहुकोशिकीय जंतु समभोजी यानी कि होलोजोइक यूकैरियोटिक उपभोक्ता जीव सम्मिलित किए गए। अब जंतु में सब लोग आ जाएंगे जो सबसे उच्च, जिसमें सब चीज़ की क्षमता होती है जंतु, एनिमल। हम लोग क्या हैं, एनिमल ही हैं। एनिमल मतलब ये नहीं कि सिर्फ गाय जानवर हम लोग भी हैं, एनिमेलिया में हम लोग भी आते हैं। ठीक है, जैसे कृमि, सितारा मछली, हाइड्रा, जेलीफिश, सरीसृप, उभयचर पक्षी तथा स्तनधारी जीव इसी जगत के अंग है। ठीक है, उम्मीद है कि समझ में आ रहा होगा दोस्त। थोड़ा सा समझ सकते हैं कि प्रॉब्लम हुआ होगा, लेकिन कोशिश करेंगे कि ये सब ठीक हो जाए। ठीक है ना, थोड़ा समय दीजिए, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा और आपको अच्छे से इसकी तैयारी का मौका भी मिलेगा। ठीक है, अब आइए देखते हैं क्या है दूसरा। तो विज्ञान, जीव विज्ञान के प्रमुख जनक। आधुनिक वर्गीकरण का पिता लिनियस को कहा जाता है। जीव विज्ञान के प्रमुख जनक के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। तो आधुनिक वर्गीकरण का जनक किसे कहते हैं, तो लिनियस को कहते हैं। चलिए तो जीव विज्ञान के प्रमुख जनक के बारे में पढ़ते हैं। तो आधुनिक वर्गीकरण का पिता लिनियस को कहा जाता है। जाहिर सी बात है, पहली बार लिनियस ने 2 वर्गों में बांटा था, तो इसीलिए आधुनिक वर्गीकरण का पिता किसे कहते हैं, लिनियस को कहा जाता है। अब बोल रहा है कि आनुवांशिक का जनक मेंडल को माना जाता है। आनुवंशिकी का जनक जो है मेंडल को माना जाता है। याद कीजिए, आगे भी आपको एकदम विस्तृत में आपको बताएंगे कि क्यों कहा जाता है। ठीक है, तो सिंपली एक आपको ब्रीफ किया जा रहा है कि इसके बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। तो आधुनिक वर्गीकरण का पिता लिनियस को कहा जाता है, आनुवंशिकी का जनक मेंडल को माना जाता है, द्विनाम पद्धति का जनक लिनियस को माना जाता है। इसीलिए इनको आधुनिक वर्गीकरण का जनक माना जाता है। ठीक है, उसके बाद हरित क्रांति के जनक डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग को माना जाता है। हरित क्रांति का जनक किसे, तो नॉर्मन बोरलॉग को माना जाता है। ठीक है, हरित क्रांति संबंधित है 1967-68 से, आगे सब बताया जाएगा। ठीक है, भारत में हरित क्रांति का जनक डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन जी को कहा जाता है। भारत में हरित क्रांति का जनक डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन को माना जाता है। ये इनका हाल ही में निधन हो गया है, जब हम ये क्लास कर रहे हैं इनसे पहले इनका निधन हो चुका है। ठीक है, तो भारत में हरित क्रांति का जनक डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन है। श्वेत क्रांति का जनक डॉक्टर वर्गीज कुरियन को माना जाता है। ठीक है, श्वेत क्रांति दूध से संबंधित है, तो श्वेत क्रांति का जनक डॉक्टर वर्गीज कुरियन को माना जाता है। और ये जो है 1970 ईस्वी में फ्लड, ऑपरेशन फ्लड के नाम से भी जाना जाता है, 1970 ईस्वी संबंधित है। ठीक बा। भारतीय परिस्थितिकी का जनक रामदेव मिश्रा को जाना जाता है। यहाँ पे नोट डाउन कीजिएगा, भारतीय परिस्थितिकी का जनक किसे, रामदेव मिश्रा को माना जाता है। भारतीय परिस्थितिकी का, देखिए अगर भारतीय परिस्थितिकी का कह देगा तो किसे कहा जाता है, रामदेव मिश्रा को। तो रामदेव बाबा हमारे यहाँ भी हैं। ठीक है, वो भी अपना प्रोडक्ट लॉन्च करते रहते हैं, तो उसी से याद कीजिए कि भारतीय परिस्थितिकी का जनक अगर कहेगा तो रामदेव मिश्रा को माना जाता है। भारतीय जीवाश्म विज्ञान का जनक बीरबल साहनी को कहा जाता है। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये पूछता है एग्जाम में, बहुत पूछता है कि पूछ देगा कि भारतीय जीवाश्म विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है,
तो बीरबल साहनी को। तो याद कीजिए कि भारतीय कहेगा कुछ भी तो हम लोग को क्या करना है, थोड़ा सा ध्यान देना है कि भारतीय जीवाश्म विज्ञान कह देगा तो बीरबल साहनी। देखिए जीवाश्म विज्ञान बीरबल की हम लोग कहानी पढ़े हैं ना जी, भारत से संबंधित था। तो बोल रहा है कि भारतीय जीवाश्म विज्ञान कह देगा तो बीरबल साहनी, बीरबल साहनी, ठीक है, बीरबल साहनी, ये ध्यान दीजिएगा। और भारतीय पारिस्थितिकी कह देगा तो रामदेव, भारतीय पारिस्थितिकी का जनक रामदेव। और भारतीय जीवाश्म कह देगा तो किसे, बीरबल साहनी। अब देखिए टीकाकरण का जनक एडवर्ड जेनर को माना जाता है। टीकाकरण का जनक किसे माना जाता है तो एडवर्ड जेनर को माना जाता है। इसको थोड़ा सा डिलीट करने दीजिए। एक मिनट रुक जाइए, ये डिलीट करने दीजिए जी, नहीं हो रहा है। ओहो, पूरा डिलीट हो गया। रुकिए थोड़ा सा डिलीट करने दीजिए, हो रहा है कि नहीं, नहीं हो रहा है, छोड़िए। देखिए जो नहीं होता है उसको छोड़ देना चाहिए, दिमाग नहीं लगाना चाहिए ज़्यादा। तो बोल रहे हैं टीकाकरण का जनक एडवर्ड जेनर को माना जाता है। टीकाकरण का जनक भी, टीकाकरण जैसे पोलियो टीका हो गया, ये सब टीका हो गया, तो टीकाकरण का जनक किसे तो जनक एडवर्ड जेनर को। यहाँ पे टीकाकरण का जनक किसे, एडवर्ड जेनर को माना जाता है। ठीक है, टीकाकरण का जनक किसे तो एडवर्ड जेनर को माना जाता है। ठीक है, अब देखिए कह रहा है कि जीवाणु विज्ञान का जनक लिवेन हॉक को माना जाता है। जीवाणु विज्ञान का लिवेन हुक, तो जीवाणु विज्ञान का जनक किसे माना जाता है, लिवेन हुक को माना जाता है, लिवेन हुक को माना जाता है। जीवाणु, रुकिए थोड़ा सा इसको हटाने का कोशिश कर रहे हैं, हट रहा है कि नहीं, ये तो सारा ही हट गया। रुक जाइए भाई, हट जाओ, फिर सारा हट जा रहा है, नहीं हो रहा है दोस्त, रुकिए थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो रहा है, इसको कोई बात नहीं, इसको बाद में देखा जाएगा। तो जीवाणु विज्ञान का जनक लिवेन हॉक को माना जाता है। हरित क्रांति शब्द का प्रतिपादन विलियम एस गार्ड को माना जाता है। देखिए हरित क्रांति का जनक कह देगा तो नॉर्मल बोरलॉग को, हरित क्रांति का जनक कहेगा तो नॉर्मल बोरलॉग को। और हरित क्रांति शब्द का प्रतिपादन कह देगा कि शब्द किसने दिया तो विलियम एस गॉड को माना जाता है। शब्द कह देगा तो गॉड। देखिए हरित क्रांति आपको याद करा रहे हैं बहुत आसानी से कि हरित क्रांति यानी कि हरित क्रांति किससे संबंधित है, फसलों से। धान हुआ, गेहूं हुआ, तो धान और गेहूं किसके सहारे होता है, भगवान के सहारे। हम लोग भगवान का नाम लेके धान और गेहूं बोते हैं। ठीक है, तो हरित क्रांति शब्द, शब्द यानी कि हम लोग किसका नाम लेते हैं, शब्द लेते हैं भगवान का, हे प्रभु, हे भगवान, गॉड, गॉड। तो हरित क्रांति शब्द के प्रतिपादन किसने किया, गॉड को माना जाता है, विलियम एस गॉड को। और हरित क्रांति के जनक के है तो नॉर्मल बोरलॉग को। नॉर्मल खेती किसानी के करता है तो नॉर्मल इंसान भी, नॉर्मल जनक भी कर देता है, जनक। ठीक है, तो हरित क्रांति का जनक कहेगा तो नॉर्मल बोरलॉग को। और हरित क्रांति का शब्द किसने किया तो कौन, विलियम एस गॉड को माना जाता है। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। पहला क्लास है, इस वजह से थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है। ठीक है, आगे चल के ये बहुत अच्छा हो जाएगा, अच्छा कर देंगे। देखिए अभी डिलीट हो गया, इसको भी, ये भी डिलीट हो गया। ठीक है, तो कोशिश करेंगे कि आने वाले क्लास में जो भी गलतियां हैं उसको सुधारें और हम अच्छे से और आपको अच्छे से समझाने की कोशिश करें। अगर थोड़ा सा भी समझ में आया होगा तो कमेंट करके बताइएगा, नहीं आया होगा वो भी बताइएगा, कहाँ गलती है वो भी बताइएगा। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि हमें भी प्रोत्साहन मिले और हम भी डाले वीडियो, कंटेंट डाले। मैथ का भी वीडियो लाने वाले हैं और भी गगन प्रताप सर का जो पूछा हुआ क्वेश्चन, प्रीवियस क्वेश्चन आया हुआ हाल फिलहाल में, उनका पीडीएफ का सॉल्यूशन भी हम कराएंगे। ठीक है दोस्त, जय हिंद। लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, बताइएगा गलतियों को, ठीक है, और सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल।